हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आप सभी को पता है कि AAPGT की एग्जाम अभी हुई है और आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट में एडमिशन लूँ, चाहे आप प्राइवेट में सोच रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट में सोच रहे हो। तो बहुत सारी क्वेरीज मन में आ रही कि ये सब्जेक्ट में लूँ कि नहीं लूँ, इसमें क्या फ्यूचर स्कोप होगा, कैसे होगा। तो मैंने इसके रिगार्डिंग क्या किया है कि कई जो मेरे बैचमेट्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, तो जितने लोगों से मेरी बात हो पाई मैंने बात करने का प्रयास किया अलग अलग डिपार्टमेंट वाले बच्चों से और उनके ओपिनियंस जाने उनके सब्जेक्ट के बारे में। तो उसी के सार भाग को मैं अपने शब्दों में आप लोग को बतलाने वाला हूँ। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर पाएगी आपके सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। और जो भी और डाउट्स होंगे तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बतला दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। पहले वीडियो स्टार्ट करने के कुछ मिथ्स मैं आप लोग को बतला देता हूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। एक मिथ के बारे में मुझे पता चला है कि एकेडमिक्स के अलावा और कुछ नहीं बचता है यदि कोई नॉन क्लिनिकल में एडमिशन लेता है तो सबसे प्राइमरली बात, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, चाहे क्लिनिकल चाहे नॉन क्लिनिकल। वो डिफ्रेंशिएशन एक हम लोगों ने बनाया है बेसिकली, पर सब्जेक्ट में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन है नहीं। पढ़ना आपको है और आगे जो भी फ्यूचर आपको प्लानिंग करनी है वो आपको करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप पेशेंट्स देखें तभी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हो सकता है आपको ड्रग कलेक्ट करना बहुत पसंद हो सकता है आपको मेडिसिन बनाना बहुत पसंद हो, या फिर और नई नई चीज़ें रिसर्च करना पसंद हो। तो आपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लेने के बाद आपको केवल एकेडमिक्स ही जाने का ऑप्शन बचता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन क्लिनिकल में पीजी करने के बाद भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और मुझे सवाल आया था कि AMO मतलब कि जो मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती है उसमें प्रेफरेंस किसको मिलता है। तो सिंपल सी बात यह है कि पहली बात उसमें एग्ज़ाम होगा, एक दूसरी बात होगा इंटरव्यू होगा। तो पहली बात, एग्जाम में जो क्रैक करेगा तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पीजी की है या फिर यूजी बस की हुई है, क्योंकि जो AMO की एग्ज़ाम होती है बेसिकली वो यूजी लेवल की एग्ज़ाम होती है ना। तो पीजी का उसमें कोई खास एज सच उस एग्ज़ाम के लिए खास इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, इंटरव्यू में हो सकता है थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाए पीजी के होने के बावजूद, और उसमें भी अगर ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि अगर आप क्लिनिकल में है तो एडिशनल एरियाज शायद थोड़े बहुत मिल सकते हैं। नेक्स्ट, पीजी करने के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं कि नहीं। तो एक तो रूल मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि जब हम पीजी का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस दौरान आइडियली रूल के अकॉर्डिंग हम कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक, ये हो गया रूल। दूसरी बात ये है कि अगर आप पीजी करते हैं तो कई इंस्टीट्यूट्स में तो इतना ज़्यादा बर्डन है कि 24 घंटे आप दिन भर अपने काम में ही व्यस्त हो जाएंगे, पीजी के काम में ही, तो एडिशनल समय नहीं निकाल पाएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट पर्सन हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं और मेहनत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और एडिशनल समय निकाल कर सीख सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हैं। मतलब कॉलेज मीन्स किसी भी हॉस्पिटल में जाकर बिल्कुल सीख सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। कोई टीचर किसी स्टूडेंट का कभी भी अहित नहीं करते हैं इस मामले में। तो बिल्कुल आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना पीजी का काम अच्छे से करें और एडिशनल समय अगर आप निकाल पा रहे तो उसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बतलाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले काय चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। काय चिकित्सा को अगर ऐसे देखें अपन तो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है और इसमें अगर आप पीजी करते हैं तो पेशेंट एक्सपोजर सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आपकी हॉस्पिटल रन हो रही होगी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी पेशेंट आएगा, नॉर्मल पेशेंट भी कोई आएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो बेसिकली सबसे पहले हम जाते हैं काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में। तो पेशेंट एक्सपोजर सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट में मिलने का चांसेस रहते हैं। दूसरा, फ्री हैंड टू ट्रीट पेशेंट्स विथ योर ऑन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मौका भी मिलता है। कई टीचर्स क्या होते हैं, मतलब अगर आप पीजी कर रहे हैं तो कई जो आपके गाइड्स रहेंगे तो फर्स्ट ईयर में तो उतना फ्री हैंड नहीं देंगे, भले ही फर्स्ट ईयर थोड़ा सीखने का रहता है, लर्निंग करने का, बट कई इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है कि आपको एकदम फ्री हैंड रहेगा कि आप अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाकर संहिताओं के अनुसार अपना खुद से आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं टीचर्स, आपके सीनियर सभी। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको कि 3 साल आप कुछ बातों को रिसर्च करना है, कुछ ड्रग्स को ट्रायल करना है, सब चीज़ें आप बिल्कुल वहाँ पर कर सकते हैं। मेनली काय चिकित्सा सब्जेक्ट में जो आजकल के इमर्जिंग डिसीजेज हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या आपने सुनी होगी, गर्दन दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रहा, पेट में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसी के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपको क्लिनिक में मिलेंगे। और 3 साल अगर आप पीजी में भी इन पेशेंट्स को देखते हैं, इनको मेडिसिन आप लिखते हैं, इनके मेडिसिन के फॉलोअप देखते हैं, तो आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ इनको ये मेडिसिन देने से मैं ठीक कर पाता था या कर पाती थी। तो आप जब अपना खुद का क्लिनिक डालेंगे या कहीं और कुछ काम करेंगे तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा ताकि आप अच्छे से पेशेंट को केयर कर पाएंगे।
एक ये पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जीवन शैली जन्य व्याधियाँ हैं, उसके लिए बेसिकली देखें तो स्वास्थ्य एक अलग विभाग है, परंतु काय चिकित्सा में भी लोग आते हैं तो पथ्य ये सब चीज़ों के थ्रू अपन उनको जो कंट्रोल करते हैं, तो इसका भी एक्सपोजर अपने को बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर घर में कोई एक बीपी का पेशेंट, कोई एक शुगर का पेशेंट तो है ही। एक और बड़ी इमर्जिंग समस्या आ गई डिप्रेशन, उसके लिए भी लोग आजकल आने लग गए हैं और आयुर्वेद की ओर ज़्यादा आने लग गए हैं, क्योंकि वो ये ज़रूर समझते हैं कि और कुछ दवाइयाँ तो ठीक है एक बार, पर जो नींद लाने वाली दवाइयाँ या फिर टेंशन वाली दूर करने वाली दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं, तो उनसे बच के रहना ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए पहले वो प्रीफर करते हैं कि आयुर्वेद में अगर कुछ हो पाएगा क्या ऐसे करके, तो ये अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाएगा वहाँ पे कॉलेज में। ऐसा आप देखते हैं, फिर आगे निकलते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो संशोधन चिकित्सा हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो भी करने का आपको कॉलेज में बराबर मौका मिलेगा। तो काय चिकित्सा में अगर आप पीजी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्री हैंड आपको मिलेगा। एक वो फीलिंग आती है कि मैं डॉक्टर हूँ, जब 4 पेशेंट्स गेट के बाहर खड़े रहेंगे आपको दिखाने के लिए, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। फिर पेशेंट्स देखते जाएंगे, ट्रीट करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ये काय चिकित्सा की कहानी है। दूसरा अपन देखते हैं शल्य। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको MS की डिग्री मिलेगी, है ना। और अभी आप लोगों को ये नॉलेज हो गई कि अभी पूरे भारत देश में 57 प्रकार की विभिन्न सर्जरियों का परमिशन मिल गया है, तो वो भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। परमिशन मिला है मीन्स आपको जितना आएगा आप उतना ही कर पाएंगे ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। परमिशन मिला इसका मतलब नहीं कि कोई भी कुछ भी करता चला जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है और मोस्टली जो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं उसका बहुत ज़्यादा आज के डेट में जो मैं जानता हूँ सर्जरी के फील्ड में वही सबसे ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आप सर्जन बनना चाह रहे हैं, आयुर्वेद में आकर चाह रहे हैं कि मैं सर्जन बनूं, सर्जरी करूं, तो इससे आपकी इनकम सोर्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक सर्जन कहलाएंगे और इससे सीखने के बाद किसी और हॉस्पिटल से एसोसिएट होकर आप वहाँ पे पार्ट टाइम सर्जरी वाला काम भी कर सकते हैं, खासकर एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के लिए, और बिल्कुल आपको इसके मौके मिलते हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। और इसमें भी सेम काय चिकित्सा जैसे ही पेशेंट्स आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि पेशेंट्स डेली आपको देखने मिलेंगे। और फाइनल ईयर तक आपको कुछ ना फ्री हैंड भी मिलता है कि आप पाइल्स फिस्टुला के केसेस खुद भी आप डील कर पाएँ, मतलब उनमें जो छार छूत है या फिर और कोई सर्जरी वो करने के लिए आपको भी फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो नहीं देते हैं मौका, ऐसा असिस्ट करने का मौका मिलेगा फिर धीरे धीरे आपको, तो वो धीरे धीरे आपको बढ़ता जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आपके पेशेंट देखने के लिए। बहुत सारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जलावका उपचारण आपने सुना होगा, अग्निकर्म, कपिंग थेरेपी, ये सब जो आपने सुना होगा, ये पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स पूरे इसी में आते हैं। तो ऐसे अगर आप सर्जरी में पीजी करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको एक्सपोजर, मतलब बाकी लोगों की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया तो वो नहीं कर सकता, पर उनकी अपेक्षा आपको ज़्यादा अच्छे से समझने और करने का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मौका मिलेगा अगर आप शल्य में पीजी कर रहे हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट सर्जरी में थोड़ा बहुत भी है, खून देखना आपको थोड़ा ठीक ठाक लगता है, उससे चक्कर वक्कर नहीं आता, तो आप बिल्कुल सर्जरी की ओर देख सकते हैं। और पैसा कमाने का बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। थोड़ा सा सर्जरी की काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट फीस आप चार्ज कर सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस। और शल्य चिकित्सक हैं आप तो मेडिसिन तो आप लिख ही सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बतला रहा हूँ कि मेडिसिन भी आप OPD लेवल पे देख ही सकते हैं। फिर मर्म थेरेपी करके आप लोगों ने सुना होगा बहुत। तो अगर आप सर्जन, एक अच्छे सर्जन हैं, एक अच्छा सर्जन बनने के लिए शरीर की एनाटॉमिकल पोजीशंस या एनाटॉमी से रिलेटेड जो मर्म हम पढ़ते हैं वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो अच्छे से जानते हैं तो मर्म थेरेपी वेरेपी भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं, जिसके बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। उसके अलावा जैसे कि आजकल जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हो गए हैं, डायबिटिक फुट अल्सर्स हो गया है, वेनस अल्सर्स हो गए हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जैसे जो डिसऑर्डर्स है जो एलोपैथी में उतने क्यूरेबल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, तो उनको भी ट्रीट करने का आपको मौका मिलेगा। और ऐसे अनुभव मैंने देखे हैं कि डायबिटिक फुट अल्सर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी अपने को देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसा 3 साल तक कर पाते हैं, इतना एक्सपोजर आपको मिलेगा, तो आप अच्छे खासे सर्जन बन के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उस एरिया में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। और एकेडमिक्स में तो बिल्कुल जा सकते हैं। हर सब्जेक्ट में पीजी करके आप एकेडमिक्स में जाने के रास्ते खुले ही हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पीडिया में अगर अपन बात करें तो ये भी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। इसको लोग प्रीफर करते हैं अगर वो मोस्टली एक तो फीमेल्स, दूसरा जिनको गायनी सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है वो थोड़ा सा पीडिया लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटरलिंक थोड़ा सा हो जाता है। और कुछ जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी पीडिया लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा ज़्यादा। क्लिनिकल सब्जेक्ट आता है पीडिया, इसमें भी आपको MD की डिग्री मिलेगी। और आज के डेट में आपने स्वर्ण प्राशन सबसे ज़्यादा सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस स्वर्ण प्राशन का मार्केट। तो अगर आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हैं, वो सब आप पेशेंट्स देख लेते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में जब स्वर्ण प्राशन का दिन आता है 2-3 हज़ार बच्चों के स्वर्ण प्राशन किए जाते हैं। तो जब आप ऐसा अनुभव करेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, अच्छे से स्वर्ण प्राशन मैं बना सकती हूँ, स्वर्ण प्राशन कर सकती हूँ। और केवल स्वर्ण प्राशन के बेसिस पे ही आप पूरा पीडिया डिपार्टमेंट का मार्केट आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें तो मैं उसकी बात बता रहा आपको। उसके अलावा CP के पेशेंट्स जिनका एलोपैथी में कोई खास इलाज नहीं, ADHD के पेशेंट्स हो गए, मेंटल रिटार्डेशन वाले जो भी पेशेंट्स हो गए, इन सबको क्योर करने के लिए पेशेंट्स मतलब पेरेंट्स प्रीफर करते हैं आना। और आप सभी ये बात जानते हैं कि एक
आदमी अपने लिए बीमारी को एक बार इग्नोर कर सकता है, परंतु अपने बच्चे की बीमारी को बिल्कुल भी भूल के इग्नोर वो लोग नहीं करते हैं, तो प्रीफर ज़रूर करते हैं आने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है यहाँ पे। और पीडीएम में करने से जॉब अपॉर्चुनिटी अभी एज पर सिनेरियो थोड़ा सा ज़्यादा ही है बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट गायनी, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है कहना चाहिए। अभी मेरे पास जितने बच्चों के कॉल्स आए हुए हैं, जो भी गर्ल्स हैं वो यही कह रही हैं, चाहे वो प्राइवेट में, चाहे डीम्ड में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, कि गायनी मिल जाता बॉस करके। तो इतना गायनी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए अगर आप डीम्ड में जाते हैं तो इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पीजी करने के लिए। गायनी में भी आपको एमएस की डिग्री मिलती है और कई जगह पे आपको बहुत अच्छा से सीखने को मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी भी, सिजेरियन सेक्शन, ये सब चीज़ें भी कई हॉस्पिटल्स में सिखाते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आपको अपने पीजी के दौरान आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है तो फिर जॉब की उतनी ज़्यादा टेंशन की भी बात नहीं है। आपका क्लिनिक वेल इस्टेब्लिश हो जाएगा, 1-2 डिलीवरीज आप करवा सकने की क्षमता रखते हैं, उतने में काम बन जाएगा आपका फिर तो। और आज के डेट में गायनिक के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। पीसीओडी हर दूसरे तीसरे गर्ल्स में या फीमेल्स में देखने को मिल रहा है। इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसमें करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिल पाएगा। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव वाइज अपन देखें तो इसमें भी पेशेंट एक्सपोजर अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। शालाक के तंत्र, शालाक के भी होने को क्लिनिकल सब्जेक्ट है, परंतु मैंने अभी तक उतना ज़्यादा इसमें नहीं देखा है। हालांकि पेशेंट्स जो थक कर आते हैं ज़रूर यहाँ पे भी दिखाने के लिए आते हैं, तो इसमें भी वैसे एमएस की डिग्री मिलती है। साथ ही साथ इसमें केवल आँख नहीं, कान, नाक, गला, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर जॉब पर्पज़ से अपन देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि जॉब अगर मुझे चाहिए फ्यूचर में, तो उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा अच्छा है कि तुरंत आप पीजी करके निकलते हैं। तो कोई भी कॉलेज अगर खुल रहा होगा तो शालाक के सब्जेक्ट अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें प्राइवेट में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। उसके अलावा गवर्नमेंट में अगर सीट निकलती है तो भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा शालाक के। और क्लिनिकल का क्लिनिकल सब्जेक्ट। फिर पंचकर्म भी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो इसमें देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि काय चिकित्सा में भी जो पेशेंट्स आप ट्रीट करेंगे उनको भी अल्टीमेटली पंचकर्म में रिफ़र करना पड़ेगा अगर आप पंचकर्म करते हैं तो, है ना। तो इस हिसाब से वहाँ पे पेशेंट फ्लो और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेद में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर करने के लिए, तो पंचकर्म सबसे अच्छी चीज़ है होगी मैं कहूँगा। इतने अच्छे रिजल्ट भी इसमें देखने को मिलते हैं और पेशेंट्स तो इतना ज़्यादा आपको 3 साल में देखने मिलेगा कि आप एकदम ट्रेंड हो जाएंगे। कोई मेडिसिन बनाना हो, किसी भी प्रकार की बस्ती बनानी हो, किसी प्रकार का धूमपान तैयार करना हो, नस लेना हो, रक्त मोषण, बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। और बहुत से क्रोनिक डिसऑर्डर्स जो पैरालिसिस वाले हैं या फिर डिप्रेशन वाले हैं, ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे आना बहुत प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ वृत्ति के केस में अगर अपन देखें तो प्रिवेंशन और मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल हमारी हुई है उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं आज के डेट में। बैक पेन, हमारा गर्दन का दर्द, है ना, और टेंशन, तो ये सब चीज़ों के लिए आजकल बड़े बड़े शहरों में ना योगा क्लासेस होने लग गए हैं। डिप्रेशन फ्री मतलब मोटिवेशनल क्लासेस होने लग गए हैं। प्राणायाम, डाइट, ये सब के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर करने लग गए हैं। तो उस हिसाब से ये स्वस्थ वृत्ति एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है और ये क्लिनिकल सब्जेक्ट में भी आता है। तो यदि आपको और बाकी सब्जेक्ट में पीजी करने का मौका नहीं मिल पा रहा, पर आप चाहते हैं कि मैं पेशेंट देखूं और क्लिनिकल सब्जेक्ट में रहूं, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो स्वस्थ वृत्ति को भी एक बार आप ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे भी पेशेंट्स आपको देखने मिलेंगे। हालांकि इसमें मेडिसिन उतना नहीं लिखना होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके अलावा अगर इफ़ रिक्वायर्ड तो फिर मेडिसिन लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट एक है अग्रद तंत्र। इसका मुझे अभी तक इमर्जिंग बहुत ज़्यादा क्लिनिकली उतना समझ नहीं आ पाया है, क्योंकि हम एमएलसीज टैकल नहीं करने का भी हमको परमिशन है, ना ही हम स्नेक बाइट्स ये सब चीज़ों को देखने का परमिशन मिला हुआ है फिलहाल। जॉब पर्पस वाइज देखें तो ये भी एक नया सब्जेक्ट है, मतलब इसमें पीजी बहुत कम है, पीजी स्कॉलर्स कम है अभी, तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और डी एडिक्शन करके बहुत सारे जो कोर्सेज चलते हैं, फिर नशा मुक्ति केंद्र अगर मैं कहूँ तो ये सब चीज़ों में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इन फ्यूचर शायद इसमें कुछ और एक्सपोजर आने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल तो मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी अगर तंत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट, द्रव्य गुण, ये एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में गिनाता है, जिसमें मेनली रॉ ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी का रॉ ड्रग्स मीन्स मेनली प्लांट्स। तो इनमें अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है किसी कि मेरे को शुगर की दवाई बनानी है, मेरे को बीपी की दवाई बनानी है, जो कि आजकल बहुत बड़ा एक विकराल समस्या बना हुआ है समाज में, तो अगर उसकी अगर देखकर आपका इंटरेस्ट है कि उतना मेरे को पेशेंट्स देखना पसंद नहीं आता है, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं, बॉटनी मुझे पढ़ना बहुत पसंद था 12th में, तो ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगे कि मुझे
रॉ ड्रग्स में अच्छे से पहचान सकता हूँ, अच्छे से कलेक्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट करना, तो इसमें एक बहुत अच्छा एक्सपोजर फिर मिल सकता है आपको। अगर टीचर अच्छे से मिल जाएँ, बहुत अच्छा काम अगर आप सीख जाएँ, तो अपना खुद की एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में भी आप बहुत अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका केवल यही काम है, तो डीजी का ये स्कोप है। रसशास्त्र में बेसिकली देखें तो ये भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में ही आता है। इसमें मेडिसिन मेकिंग बेसिकली सिखाई जाती है। तो 3 साल जो हमारे कॉलेज में तो बहुत अच्छे मेडिसिन मेकिंग सिखाई जाती थी। मैंने देखे कि हमारे यहाँ के हर एक स्टूडेंट च्यवनप्राश बनाना उसके लिए नॉर्मल हो गया है। कैसे बनाना है, मतलब 3 साल में आप इतने बार बनाएंगे कि बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए। गोलियाँ बनानी है, गुग्गुल बनाना है, घृत बनाना है, बहुत सारी चीज़ें आप फिर हैंडमेड घर में बना सकते हैं। इसलिए आज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो बहुत सारी मेडिसिन खुद भी घर में प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि रसशास्त्र में हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो सिखाने का काम उनका बहुत अच्छा था। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि मेडिसिन बनाना आपको पसंद है, तो आप मेडिसिन बनाकर मार्केट में मेडिसिन आपके सराउंडिंग्स में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में बिल्कुल आप मेडिसिन बेचकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। नेक्स्ट संहिता सब्जेक्ट में तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं जिनको अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं मिलता और फिर नॉन क्लिनिकल की ओर देखना होता है, तो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटीज आज तक मैंने सुनी है वो संहिता ही होती है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट का मूल रूप कहाँ से आता है, संहिता से आता है। हमारे पढ़ने का जो ड्रग्स हैं वो सब का मूल रूप कहाँ से आता है, संहिता से आता है। तो अगर जितनी अच्छे से आप संहिता को पढ़ते हैं, जितना अच्छे से आपको पढ़ाने वाले मिल गए, जितना अच्छे से आप उनके टीकाओं को पढ़कर समझ लिए, जितना अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जान गए, उसमें मेडिसिन भी लिखी हैं, मेडिसिन बनाने की भी बातें भी लिखी हुई हैं, तो जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे उतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो फेमस वैद्य होते हैं वो संहिता को बहुत ज़्यादा पढ़ना प्रीफर करते हैं। तो अगर आप संहिता में पीजी करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज देखें, गवर्नमेंट जॉब तो जब आएगी तब आएगी, बट प्राइवेट अगर बात करें अपन प्राइवेट कॉलेजेस की, तो जब भी प्राइवेट कॉलेज खुलेगा तो संहिता क्या है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, तो तुरंत आपकी जॉब मतलब प्लेसमेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर कोई नया कॉलेज खुल रहा तो उनको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आपको तो जो अपॉइंट देना ही पड़ेगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जल्दी आपकी जॉब लगने की। रोग निदान में अभी तक उतना खास मुझे नहीं मिला है, बट मैं ये बोलूँगा कि अगर काय चिकित्सा आपको नहीं मिल पा रही है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काय चिकित्सा नहीं मिल पाती है, तो रोग निदान लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, बस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें नहीं पढ़ना पड़ता आपको। एडिशनल क्या पढ़ना पड़ता है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो रोग निदान लेने का जो मुझे प्लस पॉइंट ये लगा करता है कि इसमें से आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स सीख सकते हैं कि किसको कैसे करते हैं, किसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको आप अच्छा से इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको वो करना भी आता है। तो क्या गलती कहाँ पे हो जाती है, ये सब चीज़ें आपको रोग निदान वालों से बेहतर फिर कोई बतला नहीं पाएगा आपको। फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में मैं यही बोलूँगा कि दोनों फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। तो वही जैसे मैंने संहिता के लिए बात कही थी आपको कि इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी तुरंत आप पढ़ के निकलेंगे और प्लेसमेंट आपकी आसानी से हो सकती है। एकेडमिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा रोल मुझे थोड़ा सा समझ में इन दोनों सब्जेक्ट का भी आता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट के बारे में मैं जो समझ में आ रहा था मैंने आपको बताने की कोशिश की। होपफुली इस वीडियो को देखकर आप अपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होंगे उसको करेक्ट करने में या फिर उसके ऊपर अप्लाई या फिर फोकस करने में आपको थोड़ा सा और हेल्प हो पाएगी इस वीडियो से। और जो भी और डाउट्स होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा और नए वीडियोज़ बनाकर आप लोगों की हेल्प करने की, और ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।